करें बेटा, शुरू करें। ठीक है, चलो आज का हेडिंग डाल लीजिए, व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। व्हीट गेहूं, स्टोन पत्थर, ब्रिज पुल, गेहूं पत्थर पुल, ऐसा नहीं है और नेटवर्क है ये। व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज? व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हम यूज करते हैं, एक सर्किट है जिसको हम यूज करते हैं अननोन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, मैं इसका सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, इसकी वर्किंग समझेंगे पहले। देखो, इसका एक नेटवर्क है, ये एक ऐसा सर्किट है जिस सर्किट को हम यूज करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। आप लोगों को गैल्वेनोमीटर पता है क्या होता है? यू नो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? देखो, ये जो जी है, दिस जी इज गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? लैब में गए हो, फिजिक्स लैब गए हो, किया है प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज वाला या कुछ ऐसा? अभी तक नहीं किया। तो जब आप लैब में जाओगे तो आपको एक डिवाइस मिलेगा गैल्वेनोमीटर। हालांकि इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। तो ये क्या होता है, इसमें निडल होती है जो बिल्कुल सीधी रहती है, जब इससे कोई करंट पास नहीं करता, निडल इज स्ट्रेट। और जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट इट विल डिफ्लेक्ट इन आइदर डायरेक्शन, या तो इधर डिफ्लेक्ट होगी या इधर। मतलब करंट डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्शन के लिए आप बोलोगे सर एमीटर मिली एमीटर क्यों नहीं यूज कर सकते? पहली चीज तो मिली एमीटर या एमीटर जो होता है उसमें सुई जो जीरो पे होगी वो यहाँ रहती है, तो इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में करंट डिटेक्ट हो सकता है, दूसरी तरफ ही किधर जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होती है दूसरे डिवाइसेस से। दिस इज हाईली सेंसिटिव डिवाइस। ये इट कैन डिटेक्ट करंट इवन ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, इतना छोटा भी करंट ये डिटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं करंट डिटेक्शन में, और करंट डिटेक्शन में यूज करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ये गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट। करंट डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। समझ में आ गया? इसकी वर्किंग हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल देख लो, मान लो लेट आते हो आप। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया जैसे ABCD। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है R1, दिस इज R2, दिस इज R3। अभी तुम्हारी बात चल रही थी कि लड़की वादा करके आई नहीं, R4। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, R1 और R2 ये दोनों फिक्स्ड हैं, इनकी वैल्यू आपको पता है, दे आर नोन टू अस, फिक्स्ड है ये, इनको हम चेंज नहीं करते। उसके बाद ये जो R3 है, दिस इज अननोन रेसिस्टेंस। ये क्या है? अननोन रेसिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है R3 की। और जो R4 होता है ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस आता है आपका रेसिस्टेंस बॉक्स। देखा आप लोगों ने रेसिस्टेंस बॉक्स लैब में? जब आप लैब में जाएंगे तो एक बॉक्स मिलेगा आपको, उस पर मल्टीपल कीज बनी होंगी, है ना, मल्टीपल कीज होंगी और यहाँ पे 2 टर्मिनल होंगे। तो इस पे लिखा रहता है 0 ओम, 10 ओम, 20 ओम, लाइक दिस। तो जो भी की आप हटाओगे, 20 ओम की आपने हटा दी यहाँ से, तो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा इन 2 टर्मिनल के क्रॉस। इस तरह से जब आप जाएंगे लैब में तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये होता है, तो ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, हम इसको वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी भी वैल्यू हमें पता है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स है, दिस इज ऑल्सो नोन टू अस। अब इन 4 में से 3 नोन है, 1 अननोन है, कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। समझ में आई बात? तो ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आप लोग लेट आए, फिर से सुन लो मैं क्या बता रहा था। ये जो बीच में लगा हुआ है, दिस इज गैल्वेनोमीटर, हाईली सेंसिटिव डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। छोटे से छोटा करंट भी डिटेक्ट कर सकता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। हम इसमें करते क्या है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो मान लेते हैं IG है, करंट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। ये सर्किट बनाने के बाद, ये बैटरी लगाने के बाद इसमें डिफ्लेक्शन आएगी, या तो इधर आएगी या इधर आएगी। डिफ्लेक्शन मतलब करंट फ्लो कर रहा होगा। हम इस R4 को वेरी करते हैं, R4 को चेंज करा के इस तरह से सेट करते हैं कि इसमें करंट क्या हो जाए, 0, इसमें करंट क्या हो जाए, 0। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। अगर ये करंट 0 हो गया तो हम कंडीशन ड्राइव करेंगे, उस कंडीशन से आप R4 R3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये है, तो बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज इज अ सर्किट, इज अ नेटवर्क विच इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। कैसे करेंगे फाइंड, वर्किंग में समझेंगे।
समझ में आ गया? इस सर्किट को देखो, इस सर्किट के बेस पे ही हम एक डिवाइस भी पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, जिसका आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। समझ में आ गया? देखो ये नेटवर्क बना लिया, ये लिख लेना क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको रब कर दूंगा। ये लिख लेना R1 R2 फिक्स्ड है, R3 अननोन है, R4 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दिस आल्सो नोन टू अस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं Rg है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो इसका भी होगा कुछ ना कुछ, तो लेट्स से Rg इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ बना लिया, बर्फी तो बनानी है एक, है ना? बर्फी बनाएंगे, रेजिस्टेंस लगा दो। यस, ये लो असाइनमेंट वर्कशीट। कौन आया था लेट? आप दोनों, है ना? ये लो पकड़ो, आप भी पकड़ो पवित्रा। मिल गई ना सभी को? इसके ये कल डिस्कस करेंगे हम, इसको सॉल्व करके लेके आना, ठीक है? कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ले आओगे सॉल्व करके? डाउट है? कल नहीं तो चलो परसों ले आना सॉल्व करके, ठीक है? परसों आ जाओगे सैटरडे को? क्यों? अच्छा। मैं आप लोगों की इसकी डिस्कशन के लिए एक ऑनलाइन क्लास ले लूँ संडे को? संडे मतलब मॉर्निंग में 8-9 बजे डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। मैं मतलब आप ही लोगों का टाइम बचा रहा हूँ, इसलिए टाइमिंग आप बता देना। आप कहोगे सर लेट नाइट ले लो, 9 बजे 8 बजे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये हानि भर रही। लेट नाइट का मतलब 8-9 बजे, ज़्यादा नहीं है। आ जाओगे ना तब तक तो? अच्छा एक काम करते हैं, तो मॉर्निंग ले लें, ये नहीं उठती है। कितनी बजे, कितनी सुबह से? ओके, मानोगे नहीं है, चलो अगली क्लास में जब होगी तो मंडे, कल नहीं करेंगे, ठीक है? चलो कल तक नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मैं टिक कर रहा हूँ वो कर लेना, 3 क्वेश्चन टिक कर लेना। लिखो क्वेश्चन नंबर टिक, वैसे मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 10, 10 और 14 दो सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 14 और दूसरी तरफ क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? कौन सा बोला था मैंने? 28, क्वेश्चन नंबर 28, ये पहले कर लेना, ठीक है? बस ये 3 क्वेश्चन तो कर लें हम, कल डिस्कस, ठीक है? कल इसको हम कर लें। अब देखो इधर इसकी वर्किंग देखते हैं, इधर देखिए, जब इसको सर्किट में करेंगे तो बैटरी से करंट निकलेगा, मान लेते हैं इससे करंट निकला आई, जब पूरे सर्किट में घूम के आके वापिस करंट आई ही बनेगा इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये करंट यहाँ पे गया, अब इसके सामने 2 रास्ते आ गए, तो इसमें से कुछ करंट ऊपर चला गया, I1 ऊपर चला गया, मान लेते हैं I2 नीचे आ गया। हम बोल सकते हैं कि दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बोलो। अब ये जो I1 गया, I1 के सामने फिर से 2 रास्ता है, इसमें से IG इधर चला गया और इसमें हम मान लेते हैं ये I3 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? इस I1 में से IG इधर चला गया तो दिस I1 माइनस IG इधर जाएगा, उसको मैंने I3 ले लिया, ठीक है? अब यहाँ पे IG इधर गया, अभी मान लेते हैं 0 नहीं है, तो IG अगर इधर गया है तो IG और I2 मिलके इसमें, इसको हमने नाम दे दिया I4, और I3 प्लस I4 मिलकर वापस से फिर से I बना लिए। करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? अब देखो इसमें यहाँ पे करंट डायरेक्शन दिख रही है आप लोगों को, प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या साइन आएगा? इस पे क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस, यहाँ पे यस, ठीक है? यहाँ बेटा इधर करंट जा रहा है तो दिस इज प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस, समझ में आ गया प्लस माइनस? अब यहाँ पे आपको मल्टीपल लूप दिख रहे होंगे, हम यहाँ पे 2 लूप कंसीडर करेंगे, एक ये वाला लूप और दूसरा ये वाला लूप, वी विल गेट द कंडीशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन लूप, कौन सा लूप है ये? ABDA। अब देखो A से हम B पे गए, A से B पे जाने में पहले क्या आएगा? माइनस I1 R1, उसके बाद
माइनस यस IG उसके बाद हाँ प्लस I2R2 इक्वल टू 0। ये सिचुएशन समझ में आई सभी को? ठीक है, हम करते क्या है यहाँ पे, वी वेरी, क्या वेरी करते हैं, R4 सो दैट क्या हो जाए, सो दैट IG बिकम्स 0। अब अगर ये IG 0 हो गया, स्मॉल आई, चलो अगर ये IG 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस IG इज इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं माइनस I1R1 प्लस I2R2 इज इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं I1R1 इज इक्वल टू I2R2। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गया? लिखो इसको जल्दी से, यहाँ तक लिखो जल्दी से। लिख लिया? ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे जब IG 0 है, इधर देखना, I1 में से IG जब यहाँ जा ही नहीं रहा है, जब यहाँ पे IG 0 है तो सारा का सारा I1 I3 में जाएगा कि नहीं, R3 में। तो हम बोल सकते हैं कि I1 इक्वल टू I3 क्योंकि IG 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिख लिया ना यहाँ तक, इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, अच्छा सिंस बाद में लिख लेंगे, एक काम करते हैं, इस वाले लूप में देखो BCDB, लूप BCDB, बोलो इक्वेशन बोलो, B से C की तरफ गए, माइनस I3R3 ओके प्लस I4R4 प्लस IGRG इज इक्वल टू 0। और ये तो टर्म 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि IG 0 है। तो क्या बचा हमारे पास, यस I3R3 इज इक्वल टू I4। सिंस IG इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से दैट I1 इज इक्वल टू I3, बोल सकते हैं, एंड I2 इज इक्वल टू, तो इस इक्वेशन में I3 की जगह क्या रख दूं मैं, I1, तो ये जगह I1R3 इज इक्वल टू I2R4। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी, हाँ यही थी इक्वेशन 1, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब हम डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल, क्या बचेगा, R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 बाई R2, मतलब R3 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पहुंचा दो, इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा R3 बाई R4 इज इक्वल टू R1 बाई, देखना इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्यों, क्योंकि IG क्या है, 0। अब देखो इसमें R1 R2 R4 तीनों हमें पता है, R3 निकल आएगा कि नहीं यहां से, बस लिखो इसको जल्दी से। तो सर्किट डायग्राम ध्यान से बनाना है। एक बार सर्किट डायग्राम ध्यान से बना ले तो इक्वेशन लिखने में आसानी होती है, और अलग से मार्क्स होते हैं सर्किट डायग्राम के बोर्ड में। मैं आप लोगों को एक मार्किंग स्कीम भेजूंगा PDF, आप देखना कैसे कैसे स्टेप मार्किंग होती है। इस बार ऑनलाइन चेकिंग हुई है ना, तो आपको ध्यान से देखना उसको, मार्किंग स्कीम को, कि क्वेश्चन में कैसे बाइफर्केशन होता है मार्क्स का, स्टेप्स का। भले ही आपने न्यूमेरिकल पूरा कर दिया, ठीक आंसर निकाल दिया, अगर एक दो स्टेप गायब कर दिए तो 0 इन द सेंस, मतलब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उस स्टेप के मार्क्स 0, आधा नंबर का स्टेप है तो 2.5 नंबर मिलेंगे आपको। तो इसलिए मैं आपको मार्किंग स्कीम मिलूँ, उसको थोड़ी एक बार देखना, फिर मैं कभी एक बार किसी दिन बोर्ड से पहले डिस्कस करूंगा कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ तक। इसको ध्यान दो, अगर इनका रेशो, आप लोगों को याद है मैंने कैपेसिटेंस भी बताई थी ये चीज, बट डेरिवेशन नहीं कराया था। कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, इफ C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4, तो बीच वाले को हम हटा देते थे। क्यों हटाते थे, क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो, कोई भी चार्ज होता ही नहीं था, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता था। तो अंडर बैलेंस कंडीशन, ये बैलेंस कंडीशन है, तो हम बोल सकते हैं अंडर बैलेंस्ड कंडीशन,
अंडर बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगा, IG बिकम्स जीरो। IG बिकम्स जीरो मतलब VBD क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस BOD के बीच में जीरो। इसका मतलब है पोटेंशियल एट B विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे कैपेसिटेंस लगाओ चार्ज नहीं होगा, रेजिस्टेंस लगाओ करंट फ्लो नहीं करेगा। तो समझ में आया, ये होता है अंडर बैलेंस कंडीशन। सो अंडर बैलेंस कंडीशन ये वाली भी निकल के आती है हमारी R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। इससे हम निकाल लेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R3 या R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, और दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बात सेम ही है। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बेटा सुन लो पहले, इधर देखो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर हम ध्यान से देखो, मैंने बैटरी किन दो टर्मिनल के क्रॉस लगाई है, ए और सी के क्रॉस, और गैल्वेनोमीटर किसके क्रॉस लगाया है, BOD का क्रॉस। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं ए और सी के क्रॉस और बैटरी लगा दूं मैं BOD के क्रॉस, तो क्या बैलेंस कंडीशन चेंज होगी, इट विल रिमेन सेम। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या, इफ, लिख लीजिए, ये लिख लिया यहां तक, इसके नीचे लिख लीजिए एक स्टार बना के, इफ बैटरी टर्मिनल्स and galvanometer terminals, if battery terminals and galvanometer terminals are interchanged, comma, the balanced condition will remain same. The balanced condition will remain same. ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारा एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज, जिसका आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या कर चुके होंगे कुछ। ठीक है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है, सिद्धांत इसी से, ये क्योंकि एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के बेस पे हमने एक डिवाइस बनाया जिस डिवाइस को बोलते हैं मीटर ब्रिज। पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस थ्योरी के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको आएगा, प्रैक्टिकल में वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं आए, न्यूमेरिकल रियल मुश्किल ही आए, केवल और केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस पूछा जाता है। और जहां CBSE सिलेबस में बोल देते क्वालिटेटिव एनालिसिस, उससे क्वेश्चन आते ही नहीं है, हकीकत तो है ये। बाकी आ भी जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर, तो उसके लिए मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई सर्किट गिवन है, आपको सबसे पहले पहचानना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो क्या वो बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस्ड है तो बीच वाले रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को हटा देना है। ठीक है, एक एग्जांपल दो, फिर मैं मीटर ब्रिज पढ़ाता हूँ। देखो, मान लो आपको कोई सर्किट दूं मैं, इस टाइप के हमने कैपेसिटेंस में किए थे क्वेश्चन। एक सर्किट दूं, अब देखने से तो लगेगा नहीं है, लेकिन ये है व्हीटस्टोन ब्रिज ही। मान लो 12 वोल्ट है, दिस इज 6 ओम, 12 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ठीक है, और ये 10 ओम। देखने से लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करके मैंने बता रखा है आपको तरीका, क्या करेंगे, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, ABCD, ए और डी का क्रॉस बैटरी लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इसको रीडिफाइन करते हैं। दिस इज ए, दिस इज डी, ये बी और सी पॉइंट को मैं ऊपर नीचे लिख लेता हूं, दिस इज बी, दिस इज सी। ABCD, इन्हीं चारों पॉइंट के बीच में सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना। बैटरी कहां लगी हुई है, ए और डी के क्रॉस, ऐसे ही है ना, 12 वोल्ट। अब देखो, ये जो 3 ओम है किस किस के बीच है, ए और बी के बीच, तो ये हम ए और बी के बीच में 3 ओम लगा दिया हमने। अच्छा, ये 10 ओम किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, तो बी और सी ये हो गया, 10 ओम आ गया। अच्छा, ये वाला 12 ओम CD ये है, दिस इज 12 ओम। कौन सा बचा, 6 किसके क्रॉस है, ए और सी के क्रॉस, ए और सी के क्रॉस कितना है, 6।
कौन सा बचा, ये वाला 6, ये बी और डी के क्रॉस 6 ओम। चमक गया, निकल आया वीट स्टोन ब्रिज। तो वीट भी निकला। आप देखो उसमें क्या ये बैलेंस्ड है, ये 1/2 रेशो, ये भी 1/2 रेशो। अगर रेशो सेम है तो बीच वाले में करंट, जब करंट जा ही नहीं रहा है तो इसको हम हटा देंगे, हटा देंगे। अब देखो ये दोनों किस में हुए, किस में हुए, सीरीज में। कितना आ गया 9 ओम। ये दोनों भी किस में हुए, कितना आ गया 18 ओम। और 9 और 18 किस में है, पैरेलल में। कितना आएगा, बताया था ना मैंने, दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में तो 9 इंटू 18 अपॉन में 9 प्लस 18, हाँ किससे आएगा, कितना आ गया 6 ओम। तो टोटल कितना आ गया 6 ओम। समझ में आई बात। 6 ओम रेजिस्टेंस से बैटरी कितनी लगी हुई है, 12 वोल्ट। करंट कितना होगा 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे भी करंट, यहाँ पे 2 एम्पियर है। करंट बैटरी से कितना निकला 2 एम्पियर। 2 एम्पियर में से कुछ ऊपर जाएगा और कुछ, अब ए और डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखो ये बैटरी लगी है ना 6, इसका बैटरी लगी हुई है ना, कितनी है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट में से टोटल करंट कितना निकला 2 एम्पियर। अब उसमें से कुछ ऊपर जाएगा और कुछ, इन दो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है कि नहीं, और इसके भी अक्रॉस 12 वोल्ट है। तो V इक्वल टू IR लगाओ, इस पे कितना आएगा करंट, V/R 12/9 कितना होता है 4/3 एम्पियर। इसमें बताओ 12/18 कितना आएगा, 12/18 2/3 एम्पियर। 4/3 प्लस 2/3 देखो 2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये तो खैर सर्किट सोल्व करना हो गया, ये चीज समझ में आ गई, इससे कैसे बनाया, ठीक है। इसको एग्जांपल में लिख लो। इस टाइप का क्वेश्चन एक असाइनमेंट में भी दिया हुआ है मैंने, ठीक है, कर लेना। है ना, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, नहीं, अरे अच्छा नहीं, इसमें नहीं है, वो दूसरे वाले में है, इसमें नहीं है, ठीक है। लिखो जल्दी से, उसके बाद हेडिंग डालिए मीटर ब्रिज, ठीक है। हटा दो मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज, वाई दिस डिवाइस मीटर ब्रिज इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन में छिपी हुई है ये बात। हेडिंग है मीटर ब्रिज। देखो इसका सर्किट डायग्राम देखो पहले, जब आप जाएंगे ना लैब में तो एक फट्टा दिखेगा आपको 1 मीटर लेंथ का, ठीक है। ये है ए से लेके बी तक, एक वायर होता है हाई रेसिस्टिविटी वायर, और नीचे इसके स्केल बना होता है, और ये स्केल वही होता है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर, ठीक है। ये स्केल है, इस पे मार्क बने होते हैं लाइक दिस इज स्केल। और ये दो जो वायर के दोनों एंड है, ये दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, ठीक है, लाइक दिस। ये है गैल्वेनोमीटर वाला पॉइंट। अच्छा, उसमें मैं एक बार थिक कॉपर स्ट्रिप्स बना दूं, दीज आर थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, थिक होती हैं, क्यों होती हैं बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ से उठा के, दिस इज गैल्वेनोमीटर, और ये होती है आपकी स्लाइडिंग की, जो कि बोलते हैं इसको। इस स्लाइडिंग की को इस वायर के ऊपर हम टैप करके वो पॉइंट फाइंड करते हैं जहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन ना आए। हाँ, ठीक है, एक की होती है ना, इसमें वायर लगा होता है, उस जॉकी को हम इसके ऊपर टैप करके स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग की बोलते हैं इसको। हम उस पॉइंट को फाइंड करते हैं जिस पॉइंट पे करंट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो, कोई डिफ्लेक्शन ना आए।
अगर हमने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू आपको पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स है ये एक अननोन रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये देखो, ये है 1 मीटर स्केल, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो वायर की भी लेंथ कितनी हुई 1 मीटर। तो मीटर ब्रिज में इस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन, कभी कभी एक्सपर्ट पूछ लेता है कि मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस ब्रिज, दिस वायर इज ऑफ 1 मीटर, ठीक है। अब इस 1 मीटर में से ये लेंथ जहां पे करंट 0 आ रहा है, ये लेंथ एल आई मान लो। फॉर एग्जाम्पल ये 40 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 100 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 60। तो ये अगर एल सेंटीमीटर है तो ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगी, बोलो, है ना। अब ध्यान से देखना, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा आर ए सी, इस वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा आर सी बी। वीट भी चमक रहा है क्या, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और बीच में चमका। दिस इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना, याद रखना इसका प्रिंसिपल क्या है, पूछ लेता है वाइवा में, प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हीट स्टोन ब्रिज, याद रहेगा, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। अभी काम कैसे करता है, बैटरी लगा दी आपने, अब इस की को जहां पे भी आप टच कर देंगे उतना ही रेजिस्टेंस इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। हम इसको टैप करके उस पॉइंट को फाइंड करते हैं जब कैलोरीमीटर में करंट 0 हो, और हम जानते हैं जब कैलोरीमीटर करंट 0 होगा तो ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, बोलो, तो हम क्या करेंगे, R अपॉन में आर ए सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में आर सी बी। ये जो वायर है इसकी रेसिस्टिविटी हम ले लेते हैं रो। रो क्या है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर। लेट ए बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, तो आर ए सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रो एल बाई ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, इज इक्वल टू एक्स अपॉन में आर सी बी क्या होगा, रो लेंथ कितनी है ये 100 माइनस एल अपॉन में ए। देखो जब इक्वल करेंगे तो रो से रो गया, ए से ए भी गया, क्या बचा, आर अपॉन में एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 100 माइनस एल। लेंथ आपने फाइंड कर लिया एक्सपेरिमेंट से, आर की वैल्यू आपको पता थी क्योंकि ये जो है ये रेसिस्टेंस बॉक्स होता है आपका, तो इसकी वैल्यू पता है आपको, इसकी वैल्यू पता है, ये फाइंड कर ली, ये भी निकल आया, एक्स निकल आएगा कि नहीं, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे हम फाइंड कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है, ये बना लो जल्दी से यहाँ तक। इसके बाद 1-2 पॉइंट मैं लिखा देता हूँ इसमें। देखो सबसे पहले 2-3 चीज समझ लो, ये जो वायर है आपका 1 मीटर लेंथ का है, इसकी 3 खास बात है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वायर, कौन सा वायर, मीटर ब्रिज वायर। ये जो मीटर ब्रिज वायर है इसकी लेंथ कितनी है, दिस वायर इज ऑफ लेंथ है 1 मीटर। सबसे पहली बात, मेड अप ऑफ हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल, हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल, जैसे नाइक्रोम हो सकता है, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, मतलब कोई भी एलॉय हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल का बना होता है। तीसरी चीज, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो ये जो वायर है ना, ये जो वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा तो रेसिस्टेंस हर एक पॉइंट पर डिफरेंट हो जाएगा। क्या जो हमें रीडिंग चाहिए वो एक्चुअल में इसकी जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट होगी नहीं, तो इसलिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। और एक और सबसे खास बात, ये जो मटेरियल है इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लो होना चाहिए, अल्फा जानते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होना चाहिए। मतलब सर्दियों में रेजिस्टेंस मेजर करो, वही रेजिस्टेंस आप गर्मियों में मेजर करो तो वेरिएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर लो होगा तो इसकी लेंथ में वेरिएशन भी कम होगा, लेंथ में वेरिएशन कम होगा तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन कम होगा। तो बात समझ में आई, तो टेम्परेचर, तो ये 3 खास बात है इसकी, किसकी, वायर की।
किस में रीडिंग लेते हैं? हाँ हाँ, आप सोचो ना, अल्फा लो होने से क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ में वेरिएशन कम आएगा ना। याद है लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था आपने, L इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब सर्दियों में डेल्टा टी कम होता है, टेम्परेचर गर्मियों में ज्यादा होता है, तो लेंथ ज्यादा वेरी कम करेगी नहीं, और लेंथ अगर कम ज्यादा करेगी तो रेजिस्टेंस भी R इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद है, तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा इसलिए। ठीक है, तो लो अल्फा जितना कम होगा वेरिएशन उतना ही कम होगा। अच्छा, दीज आर थिक कॉपर स्ट्रिप्स। क्या है ये? थिक कॉपर स्ट्रिप्स। थिक मतलब इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है, क्योंकि याद कीजिए R इक्वल टू रो एल बाई ए। इधर देखो, पहले लिख लेना, इधर देखो, ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि इनका रेजिस्टेंस नहीं होगा, इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब अगर इनका रेजिस्टेंस है, इनका रेजिस्टेंस या तो आप इसमें ऐड करोगे या इस वायर के रेजिस्टेंस में ऐड करोगे। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इसमें ऐड कर दिया आपने, बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली, तो जो भी आपको अननोन रेजिस्टेंस चाहिए, क्या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी? उसमें इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा इसके रेजिस्टेंस का, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए उससे थोड़ी सी डिफर करेगी, एरर आ गया। तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें इनका रेजिस्टेंस मिनिमाइज करना होता है। मिनिमाइज करने के लिए एरिया अगर मैं बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए इनको हम थिक कॉपर स्ट्रिप्स बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर थिक। समझ में आ गया कि थिक क्यों होती है? ये सब वह वाइवा के क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ठीक है, सो टू मिनिमाइज एंड एरर और टू मिनिमाइज रैंडम एरर वी मेक देम थिक। ठीक है, लिख लो जल्दी से, फटाक से खुद ही लिख लेना। टू मिनिमाइज एरर in the reading of the unknown resistance, हो गया? देख लिया? क्या बात है, इस बार सबसे पहले। वहां पे क्या चल रहा है फिजिक्स में? अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अच्छा, बाद में दौड़ाएंगे, फिर बहुत तेजी से दौड़ाएंगे बाद में, देख लेना आप। चलिए, ये हटा दो इसको यहाँ से, नीचे वाला ये तो लिख लिया होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से देखना मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, इसको देखो इधर, इसको देखिए, ये बैलेंसिंग लेंथ है। फॉर्मूला क्या बना था हमारा? R बाई एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस एल, यही बना था। अब सपोज करो अगर मैं कोई अलग से रेजिस्टेंस ला के इसके सीरीज में लगा दूं, किसके? R के, कैपिटल R के, मैंने एक छोटा सा R कोई दूसरा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, तो क्या बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी? भाई टोटल रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना, तो जैसी बात है इसका रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग लेंथ, अब ये पॉइंट नल पॉइंट नहीं रहा, इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट, जिस पॉइंट पे करंट जीरो हो। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, क्योंकि सीरीज में लगाया है, तो इसकी लेंथ को मुझे क्या करना पड़ेगा? आर बढ़ा रहा हूं तो एल को भी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो रेशो सेम रहेगा। यस, तो अगर मैं यहाँ पे, इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दूं, कोई सीरीज में लगाऊं इधर की तरफ, तो ये लेंथ मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब नल पॉइंट किधर शिफ्ट हो गया? बी की तरफ। बात समझ में आई? अगर यही रेजिस्टेंस मैं आर के पैरेलल में लगा दूं तब, क्योंकि पैरेलल में लगाने का मतलब है कम होना, कम होगा रेजिस्टेंस, तो ये नल पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट। समझ में आया बात? क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं कोई रेजिस्टेंस, आप बताओ मुझे, अगर कोई रेजिस्टेंस में एक्स के सीरीज में लगा दूं, बताओ ये नल पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा? ए की तरफ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ाए तो लेंथ भी बढ़ेगी, किधर शिफ्ट होगा? इधर की तरफ। और अगर कोई रेजिस्टेंस में यहां से इसके पैरेलल में लगा दूं, अभी बोलो किधर शिफ्ट होगा? है ना, क्योंकि ये कम हो गया, कम हो गया तो लेंथ कम करनी पड़ेगी, तो किधर शिफ्ट होगा? बी की तरफ। समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है,
इस पे बेस मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कर लेना। क्लियर है? ध्यान रखना कैसे शिफ्ट होता है। अच्छा, तीसरी चीज, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो नल पॉइंट, इसमें कहीं है क्या वोल्टेज? तो नल पॉइंट पे चेंज आएगा क्या कुछ? इट विल रिमेन सेम। ये जो वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया में डबल कर दूं तो नल पॉइंट कहीं है एरिया? इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं एरिया इसका बढ़ा दूं तो नल पॉइंट चेंज नहीं हो। अच्छा, ये जो वायर है इसकी रेसिस्टिविटी अगर मैं बढ़ा दूं तो नल पॉइंट पे कोई चेंज आएगा? तो भी, क्योंकि इसमें कहीं भी रेसिस्टिविटी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। रेसिस्टिविटी क्योंकि इधर की बढ़ रही है तो इधर की भी तो बढ़ रही है, सेम रेशो में बढ़ेगी, तो रेसिस्टिविटी का इफेक्ट नहीं आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इफेक्ट नहीं आएगा, वोल्टेज का इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट किसका आ रहा है? या तो आर चेंज करो सीरीज में या पैरेलल में लगा के, या एक्स चेंज करो सीरीज में पैरेलल में लगा के, तब नल पॉइंट चेंज होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, बस इतना ही है। ये सब चीजें लिखवाऊं क्या जो बोली है मैंने? ठीक है, हाँ, नींद आ रही है, सो जाओ। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में क्वेश्चंस वगैरह मुझे लगता नहीं सीबीएसई में आए, और आएंगे तो हम कर लेंगे बाद में। एक दो क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी डाले हुए हैं। निकालो ये वाला क्वेश्चन, निकालो एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो इसको जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 असाइनमेंट। The plot of variation of V versus the plot of variation of potential difference across a combination of three cells, identical cells हैं in series versus current as shown in figure. Okay, 3 सेल हैं भाई, ठीक है, और तीनों सीरीज में लगे हुए हैं और तीनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? तीनों का रेसिस्टेंस और ईएमएफ भी सेम है, यही है कि नहीं? इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा पहले तो मुझे ये बताओ। 3E और 3R, बोलो यस और नो। इसमें करंट है I, ठीक है, और इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब V में, E में, I में एक रिलेशन मैंने बताया था आप लोगों को, याद कीजिए। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, जब बैटरी से करंट निकल रहा हो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हाँ याद है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, याद है। अब यहाँ पे V क्या है? V, E क्या है यहाँ पे? 3E माइनस आई इंटू 3R, बोलो यस और नो। ये है कि नहीं? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, किस किस के बीच में ग्राफ है ये ग्राफ है आपका V वर्सेस I, V वर्सेस I। मैथ्स वाले कौन कौन है यहाँ पे? बायो वाले 1 2 3। इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता है? y इक्वल टू mx प्लस सी। आप लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। y एक्सिस पे y है, x एक्सिस पे x है, और m होता है आपका स्लोप, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप इसको देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इक्वल टू माइनस के 3r या I इंटू 3R इंटू में ये प्लस के 3E, ऐसे लिख लूँ मैं इसको। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो y एक्सिस पे v ले लूंगा मैं, x एक्सिस पे रेजिस्टेंस ले लूंगा मैं, और ये कांस्टेंट है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक काम करते हैं, पहले मैं जनरल इक्वेशन इसी की बना देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बनाऊं इक्वेशन v इज इक्वल टू माइनस के आई आर प्लस ई, तो ये किस किस के बीच में ग्राफ है? I वर्सेस V। वर्टिकल एक्सिस पे V है, कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? I है, तो R क्या हुआ? स्लोप, माइनस R स्लोप। और जब माइनस R होता है तो हाँ, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक। अब
करंट अगर जीरो हो जाए तो V इक्वल टू ई हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, क्योंकि करंट अगर जीरो कर दूं, करंट को अगर जीरो कर दूं तो जीरो का मतलब V इक्वल टू ई, तो V की वैल्यू कितनी होगी, तो कहां से ग्राफ शुरू होगा, EMF से। और अगर मैं यहाँ पे V जीरो कर दूं, देखो ना V जीरो कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, IR इक्वल टू ई, तो I कितना हो जाएगा, E बाई आर। तो ये पॉइंट क्या आएगा, E बाई आर। बात समझ में आई। याद रखना इस चीज को, जब भी हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V वर्सेस I का ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, और उसमें ये पॉइंट कहां से शुरू होगा, EMF E से, और ये पॉइंट क्या होगा, E बाई आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ तो यही है, तो आप बताओ मुझे 3E कहाँ आएगा, यहां, और ये क्या है, E बाई आर। हाँ तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3/3R, ये आएगा। EMF निकालना है ना, तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 6 वोल्ट। तो इसका मतलब 3E की वैल्यू कितनी है, 6, तो एक E कितना हो गया, तो हर एक सेल की EMF कितनी हो गई, 2 वोल्ट। और क्या निकालना है, इंटर रेजिस्टेंस नहीं निकालना, वैल्यू नहीं दी हुई, I है। हाँ तो कोई बात नहीं, E बाई आर, अगर E कितना है हमारा 2 अपॉन इंटर रेजिस्टेंस R इक्वल टू 1 है ना, हाँ 1 है, तो इंटर रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। बात समझ में आई। तो ऐसा अगर ग्राफ आ जाए क्वेश्चन में तो याद रखिएगा इस तरह से होता है। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये मैं हटा दूं क्या, ठीक है, आप इसको दोबारा ट्राई करना घर पे जाके, एक और ऐसी क्वेश्चन है, 2 और। हाँ बिल्कुल खुद ही करना है, मैं तो बता रहा हूं कि अप्रोच कैसे करना है। ये जो सेल है हमारी, जल्दी से देख लो, EMF, इंटर रेजिस्टेंस R, और ये कैपिटल R। ठीक है, करंट ऐसी फ्लो करेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू ड्रॉ फॉर दिस सिचुएशन, छूट गया क्या बैच दूसरा, चलो फिर मैं इसको अगली क्लास में बता दूंगा। मुझे याद दिला देना सर सेल के बारे में ग्राफ, क्योंकि 2-3 ग्राफ हैं पढ़ाने हैं मुझे। ठीक है, चलो, लेकिन ये करके आइएगा, अगली क्लास में डिस्कस करना है मुझे ये। ठीक है।